So guys, what's up, welcome back to the channel, and in this video we are going to cover the topic of ESOPs in the CA Interlaw. राइट तो सर हम लोग करने वाले हैं ESOP का पूरा टॉपिक एंड विद डिटेल डिस्कशन अबाउट द रूल एंड द सेक्शन ऑल्सो। तो अपन पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ESOP का कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है और उससे रिलेटेड रूल्स, एक एक रूल अपन समझने वाले हैं। बट वीडियो को आगे देखने से पहले जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक और सारे दोस्तों के साथ कर दो शेयर। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ ESOP। ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत डिटेल में आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ ESOP अलोंग विद द रूल्स आल्सो। ठीक है, कि रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। पहले समझते हैं सर ESOP होता क्या है, व्हाट इज द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो कंपनीज क्या करती है ना, कंपनीज को ऐसा रहता है कि जो हमारा जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं हम उनको जाने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर वो हमारी कंपनी में ही रिटेन रहेंगे, हमारी कंपनी में ही रह के काम करेंगे, तो उससे हमारी कंपनी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। सो कंपनी वांट्स टू रिटेन द बेस्ट टैलेंट इन द कंपनी। कंपनी चाहती है कि बेस्ट टैलेंट कंपनी के अंदर रिटेन रहे और कंपनी उनको मोटिवेट करने के लिए क्या देती है, ESOPs देती है। या फिर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, कंपनीज उनको रिवॉर्ड करने के लिए क्या करती है, ESOPs ग्रांट करती है। तो जब कंपनी ESOPs ग्रांट करती है ना, तो देर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस, लाइक फर्स्ट इज ग्रांट ऑफ ऑप्शन, सेकेंड इज वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन एंड थर्ड इज एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ग्रांट और वेस्टिंग और एक्सरसाइज में क्या क्या डिफरेंस होता है आराम से समझना। ग्रांट ऑफ ऑप्शन का मतलब होता है कि आज आपको ऑप्शन ग्रांट किया गया है, कंपनी आपको क्या करेगी, ऑन द ग्रांट डेट आपको ऑप्शंस दे देगी कि हम आपको इतने शेयर्स एलोकेट करेंगे इन द फ्यूचर। फ्यूचर में आपको एक प्राइस भी बता दिया जाएगा कि इस स्ट्राइक प्राइस पे, इस एक्सरसाइज प्राइस पे हम आपको कंपनी का शेयर दे देंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी का शेयर चल रहा है 500 रुपए का, कंपनी बोलेगी कि भाई तेरे को एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है ना, तो एक काम करते हैं, तेरे को 500 वाला शेयर ना 200 रुपए में दे देंगे, 300 रुपए में दे देंगे, ऐसा करके उसको प्राइस बता दिया जाएगा, एक एक्सरसाइज प्राइस। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक वेस्टिंग कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सर व्हाट इज वेस्टिंग कंडीशन? वेस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है कि आपके ऊपर ना एक कंडीशन इंपोज कर दी जाती है, यू हैव टू फुलफिल दिस कंडीशन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। आपको एक टाइम पीरियड बता देंगे, उतने टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने वेस्टिंग कंडीशन को पूरा कर लिया तो भैया वेस्टिंग हो जाएगी आपके हाथ में ऑप्शन की। और वेस्ट होने का मतलब होता है कि वो ऑप्शन आपके हाथ में समा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर। इट्स लाइक कि अभी वो शेयर नहीं है, अभी तो वो ऑप्शन है आपके पास, फ्यूचर में वो शेयर की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या कर पाओगे, एक्सरसाइज कर पाओगे। तो इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इन 3 स्टेजेस। पहले ऑप्शन ग्रांट होता है, फिर आपको वेस्टिंग पीरियड में वेस्टिंग कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। वो वेस्टिंग कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लाइक जैसे आप बोलो कि कंपनी की सेल्स को इतने % पे बढ़ाना है, कंपनी के प्रॉफिट्स को इतने % से बढ़ाना है, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, या आपको 3 साल तक लगातार इस कंपनी में काम करना है और कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ भी वेस्टिंग कंडीशन लगाकर कंपनी वेस्टिंग पीरियड डालेगी और आपको बोलेगी वो शेयर्स आपके हाथ में वेस्ट हो जाएंगे। तो टिल द टाइम दे आर नॉट शेयर्स, दे आर ऑप्शंस। जब तक वो यहां वेस्टिंग पीरियड पूरा करके वेस्टिंग ऑप्शन पे नहीं पहुंचते तब तक वो शेयर्स नहीं है, तब तक वो ऑप्शंस हैं, अभी वो शेयर नहीं बने। फिर जब वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो आपके पास शेयर की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे कंपनी के पास जाके और कंपनी आपको आपको क्या दे देगी, शेयर्स दे देगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ ESOP वर्क्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे ESOP वर्क करता है। ठीक है, अब समझते हैं सर, जब कंपनी ESOP इशू करती है ना, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन डील करता है, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, जिसके अंदर बात की गई है ESOP के बारे में, फर्दर इशू के बारे में बात करता है सेक्शन 62, और उसका क्लॉज बी बात करता है रिलेटेड टू ESOPs। जब आप ESOP इशू करोगे तो यू हैव टू पास अ SR, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो OR से काम चल जाएगा, स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी होती है तो OR से आपका काम चल जाएगा। फिर एक बात आराम से समझना है यहां पे कि सर ESOP तो कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, एक लिस्टेड कंपनी भी कर सकती है और एक अनलिस्टेड कंपनी भी इशू कर सकती है। अगर अनलिस्टेड कंपनी इशू करती है ना, तो हमको पढ़ना होता है सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट का, और उसके साथ पढ़ना पड़ेगा आपको कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स का रूल नंबर 12, जिसके अंदर सारा प्रोविजन दिया हुआ है। और वो रूल 12 बहुत अच्छे से समझने वाले हैं अपन। पर अगर आप बात करोगे लिस्टेड कंपनी की, तो लिस्टेड कंपनी पे कंपनीज एक्ट का प्रोविजन तो लगेगा, पर साथ ही साथ और क्या लगेगा, आपके ऊपर सेबी की रेगुलेशंस लग जाएंगी, क्योंकि आप क्या हो, आप एक लिस्टेड कंपनी हो। तो इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी तो आपके ऊपर सेबी की रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। और सेबी की रेगुलेशंस कौन सी होती हैं, सेबी SBEB एंड स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, दिस इज द नेम ऑफ द रेगुलेशन।
SBEB का मतलब होता है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। तो वैसे तो पता है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अगर आप बात करोगे तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ शेयर बेनिफिट्स, लाइक ईसॉप होता है, ESPS होता है, सार होता है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, GEBS, RBS, ऐसे 5 करके बेनिफिट्स होते हैं। बट हमको यहां पर अभी सिर्फ किस पे फोकस करना है, ईसॉप पे, ठीक है। तो सर ये बेसिक क्राइटेरिया होता है ईसॉप का। अब अपन चलते हैं रूल के ऊपर कि रूल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो रूल में सबसे पहली बात वो बोलता है कि ईसॉप मिलेगा किसको, एम्प्लॉय को। तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय हमारे लिए कौन होता है। तो सर एम्प्लॉय मतलब वो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, चाहे वो इन इंडिया हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो। और जो लोग आपके ये पॉइंट ए और पॉइंट बी में कवर हुए हैं, यही लोग कंपनी की होल्डिंग के भी और कंपनी की सब्सिडरी के भी, चाहे इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, ये लोग कवर हो जाएंगे इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। बट एक बात ध्यान से सुनना कि जब आप यहां डायरेक्टर कवर करोगे तो डायरेक्टर में आपका कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप ग्रांट नहीं होगा सर। पर एक बात बताओ, हमने सेक्शन नंबर 54 पढ़ा था और 54 के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर के प्रोविजन दिए हुए थे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल दिए हुए थे। तो क्या सर सेक्शन 54 के हिसाब से क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब स्वेट इक्विटी शेयर देंगे तो वो अलाउड होता है? यस वो अलाउड होता है, वहां पर वो एक्सक्लूडेड नहीं है। बट यहां पर स्पेसिफिकली ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सक्लूडेड रहेगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप ईसॉप नहीं दोगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी देना तो दे दो, वो टेंशन नहीं है। बट आप यहां पर क्या नहीं करोगे, यहां पर आप ईसॉप ग्रांट नहीं करोगे। और कौन कौन बंदा एम्प्लॉय में कवर नहीं होगा, एक बात और ध्यान से सुनना कि सर एक ऐसा एम्प्लॉय जो प्रमोटर है या बिलोंग करता है प्रमोटर ग्रुप से, उसको भी ईसॉप ग्रांट नहीं होते। और कोई भी डायरेक्टर जो या तो खुद या थ्रू हिज रिलेटिव या थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी के इक्विटी शेयर्स का 10% से ज्यादा होल्ड करता है, प्लीज फोकस ऑन द वर्ड होल्ड्स मोर देन 10%। इक्वल टू 10% भी करेगा तो दिक्कत नहीं है, बट अगर 10% से ज्यादा होल्ड करता है, और ध्यान रखना इक्विटी शेयर होल्ड करता है, वो भी कंपनी के होल्ड करता है, तो भैया वो बंदा डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, उस बंदे को ईसॉप ग्रांट नहीं होंगे। एनी डायरेक्टर जो या तो खुद या अपने रिलेटिव के द्वारा या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा 10% से ज्यादा क्या करता है, इक्विटी शेयर होल्ड करता है ऑफ द कंपनी, तो ऐसा बंदा डिस्क्वालिफाइड होता है। पर एक चीज ध्यान से समझना कि ये वाली जो डिस्क्वालिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाई, ये जो एक्सक्लूजन मैंने आपको पढ़ाया, अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है और अभी स्टार्टिंग के 10 सालों में है, यानी कि शुरू के 10 साल में अभी वो है, वो स्टार्टअप अभी शुरू के 10 साल में है, तो ये जो ए और बी है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी ये जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन से इन दोनों को एक्सक्लूड किया गया है वो नहीं किया जाएगा। सो इफ देयर इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप, और स्टार्टअप अभी शुरू के 10 साल में है, तो ऐसा स्टार्टअप जो शुरू के 10 साल में है उसके लिए इन दोनों लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर ये एम्प्लॉयज भी उस स्टार्टअप के होंगे और इनको कंपनी ईसॉप देना चाहेगी तो दे सकती है, तो दे सकती है। तो सर एक बात बताओ ना, अगर आप बोल रहे हो कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है शुरू के 10 साल में है तो उस कंपनी पे ये वाली एक्सक्लूजन नहीं लगेगी, तो ऐसे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी एक्सक्लूड किया था, तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी इंक्लूड कर ले, उसको भी ईसॉप दे दें क्या? नहीं, उसको ईसॉप नहीं देना भाई। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो ईसॉप जाएगा ही नहीं, वो तुम देख लो, जो मर्जी सोचो, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किसी भी हाल में ईसॉप नहीं जाएगा। ये वाले दो लोगों को एक्सक्लूड किया था। अगर स्टार्टअप वाला केस है तो फिर ये एक्सक्लूजन नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। यानी कि इन लोगों को भी ईसॉप चाहे तो मिल सकते हैं, राइट। फिर मैंने बोला कि जनरली जब आप ईसॉप इशू करोगे तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, पर जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, बिकॉज इट इज अ स्पेशल बिजनेस, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 102। और 102 के हिसाब से जब आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी तो उसके साथ आपके कुछ डिस्क्लोजर्स जाते हैं जो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर डाल के भेजने पड़ेंगे। तो आ जाओ जरा इधर, सर कौन से डिस्क्लोजर्स डाल के भेजने पड़ेंगे, सुनना जरा सुनना सर। पहली बात तो एसआर पास करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो आपको डिस्क्लोजर देने हैं उस डिस्क्लोजर में क्या क्या लिखना पड़ेगा, द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ग्रांटेड, आपने कितने ईसॉप्स ग्रांट करे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ एम्प्लॉय जिनको ईसॉप में पार्टिसिपेट करना है। आप ईसॉस लिख लो या ईसॉप लिख लो, बात एक ही होती है। ईसॉस का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो
आपको एम्प्लॉइज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे किस किस को ईसॉप देने हैं। अप्रेजल प्रोसेस फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, उनका इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। अप्रेजल का मतलब होता है उनका इवैल्यूएशन करना, चेक कैसे करोगे कि इस एम्प्लॉय को ईसॉप्स देने हैं या नहीं देने हैं, तो उसका अप्रेजल प्रोसेस वो भी बताया जाएगा कि किस बेसिस पे हमने एम्प्लॉइज सिलेक्ट करे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेस्टिंग एंड पीरियड ऑफ वेस्टिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्टिंग मतलब कंडीशन ऑफ दैट वेस्टिंग पीरियड, आपको वेस्टिंग पीरियड में क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी एंड कितना वेस्टिंग पीरियड होगा। मैक्सिमम पीरियड विद इन विच द ऑप्शन शैल बी वेस्टेड, कितने टाइम के अंदर अंदर ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज प्राइस, कितने प्राइस पे बाद में एम्प्लॉइज को शेयर एक्सरसाइज करने को मिलेगा। एक्सरसाइज पीरियड एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज, कितने टाइम, जैसे आज वेस्ट हो गया तो कितने टाइम में वो बंदा आगे अपने ऑप्शन के बदले शेयर ले सकता है, वो एक्सरसाइज पीरियड एंड प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है, जब उसको शेयर मिल जाएंगे ना तो मिलने के बाद वो कितने समय तक नहीं बेच सकता, ये बताना जरूरी नहीं होता, ये कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है कि लॉक इन पीरियड लगाएगी ही लगाएगी, कंपनी में स्पेसिफाई द लॉक इन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन टू बी ग्रांटेड पर एम्प्लॉय एंड इन एग्रीगेट, एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शंस ग्रांट किए गए और टोटल में कितने ग्रांट हुए हैं। द मेथड विच द कंपनी शैल यूज टू वैल्यू इट्स ऑप्शन, कंपनी ने ये ऑप्शन की वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करा है। एंड द कंडीशंस अंडर विच द ऑप्शन वेस्टेड मे लैप्स, कौन सा ऐसा केस हो सकता है जिस केस में एम्प्लॉय को दिया गया ईसॉप लैप्स कर सकता है, मतलब उसे शेयर मिलेगा ही नहीं। द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद इन विच द एम्प्लॉय शैल एक्सरसाइज द वेस्टेड ऑप्शन इन द इवेंट ऑफ अ प्रपोज्ड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, कितने टाइम के अंदर अंदर आपको वेस्टेड ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा अगर टर्मिनेशन हो चुका आपका या आप रिजाइन करके जा चुके हो। एंड अ स्टेटमेंट दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंप्लाइड, और आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में यह भी बताना पड़ेगा कि हमने क्या कर लिया, हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इस पे लगते हैं वो हमने कंप्लाई करे हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात अगर मैं करूं तो कंपनी इज वेरी मच फ्री टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस। बस ये ध्यान रखना, आप अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए चलना, आपको कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि तुमको इतना प्राइस रखना है या इतना परसेंट आप कम कर सकते हो, मतलब जो आप बेनिफिट दे रहे हो एम्प्लॉइज को कितना कर सकते हो वो आप देखो, फ्री, आप यू आर फ्री टू डिसाइड एनी प्राइस। आपको देखना है भैया आपको क्या प्राइस डिटरमाइन करना है, जो प्राइस आप डिटरमाइन करना चाहते हो वो प्राइस आप डिटरमाइन करो, बट एक चीज ध्यान रखना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको कंप्लायंस रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा कम से कम वेस्टिंग पीरियड 1 साल का होना चाहिए, देयर शुड बी मिनिमम 1 ईयर ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। अब मैं तुमको इसकी एक्सेप्शन बड़ी इजीली समझा देता हूं। इसने बोला वेस्टिंग पीरियड कम से कम 1 साल का होना चाहिए, यानी कम से कम 1 साल बाद ही वेस्ट होंगे। बट इसकी पहली एक्सेप्शन होती है डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर सर मान लो बंदे की डेथ हो गई तो वो वेट थोड़ी करेगा 1 साल, जिस बंदे की डेथ हो गई तो फिर वो ऑप्शंस इमीडिएटली वेस्ट हो जाते हैं उसके लीगल हायर्स के हाथ में। बट अगर उस बंदे की डेथ नहीं हुई, अगर उस बंदे की परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, यानी ही इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड और वो बंदा अब क्या नहीं कर पा रहा, वो खुद से कुछ काम ही नहीं कर पा रहा, तो भी इमीडिएटली ऑप्शन उसके हाथ में वेस्ट हो जाएंगे। बट वो जो ऑप्शन उसके हाथ में वेस्ट होंगे वो उसके हाथ में ही वेस्ट होंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हायर्स के हाथ में वेस्ट नहीं होंगे। देखो दोनों केस में इमीडिएट वेस्टिंग हो रही है, पर इस वाले केस में वो बंदा खुद है ही नहीं तो लीगल हायर्स के हाथ में जा रहे हैं, पर इस वाले केस में तो वो है ना, तो उसी के हाथ में वेस्ट हो जाएंगे बट इमीडिएटली। ठीक है, यस सर। सो इन केस ऑफ डेथ ईसॉप इमीडिएटली वेस्ट हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ लीगल हायर, परमानेंट इनकैपेसिटी के केस में उसी के हाथ में जो है वेस्ट हो जाएंगे। और रेजिग्नेशन, अगर टर्मिनेशन आपका हो गया, मान लो आपको धक्के मार के निकाल दिया गया है, और अगर तुमको धक्के मार के निकाल दिया है तो फिर थोड़ी तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे, फिर आपके वो वाले ऑप्शंस क्या कर जाएंगे, लैप्स कर जाएंगे। ओ अच्छा सर, आगे सुनना, यही सब यहां पर लिखा हुआ है देखो। बट यहां पर एक कहानी और लिखी हुई है मर्जर वाली, ये भी कहानी मैं समझा देता हूं क्या है। इसने बोला एक एक्सेप्शन और होती है 1 साल के वेस्टिंग पीरियड की, वो क्या, अगर मान लो आप किसी एक कंपनी में एम्प्लॉय थे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम रामू लिमिटेड में एम्प्लॉइज थे। जब तुम रामू लिमिटेड में एम्प्लॉय थे तुमको उस कंपनी ने ईसॉप ग्रांट करा, बट लेटर ऑन हुआ क्या कि तुम, वो कंपनी जो थी ना रामू लिमिटेड, वो चली गई, मर्ज हो गई, और किसमें वो मर्ज हो गई, मान लो हरिया लिमिटेड में। जब वो हरिया लिमिटेड में मर्ज हुई, अब तुमको उस कंपनी में जाके क्या दोबारा पूरा 1 साल का वेस्टिंग पीरियड फिर पूरा करना पड़ेगा? आंसर इज नो। जितना टाइम पीरियड आपके ऑप्शंस का इस मर्ज्ड कंपनी में, इस मर्जिंग कंपनी में बिता चुके हो, मर्जिंग कंपनी कौन सी, रामू लिमिटेड, मैं बात कर रहा हूं रामू लिमिटेड मर्ज हुई किसमें, हरिया लिमिटेड में। तो भैया रामू लिमिटेड इज द मर्जिंग कंपनी एंड हरिया लिमिटेड इज द मर्ज्ड कंपनी। तो रामू लिमिटेड में जितना टाइम तुमने स्पेंड कर लिया, यानी अगर मान लो 7 महीने यहां पे ऑलरेडी बीत चुके थे,
तो बेटा यहां पर आपको सिर्फ बचे हुए 5 महीने बिताने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि तुमको दोबारा से पूरा 1 साल वहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा। नो, इट इज नॉट द केस। तो ये वहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई टाइम पीरियड मर्जिंग कंपनी में फर्स्ट वाली कंपनी के अंदर पूरा कर लिया था तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे अमेलगमेटेड कंपनी से। नई वाली कंपनी से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा जितना पीरियड आप पुरानी कंपनी में स्पेंड करके आए हो। इसका डायग्राम अगर मैं तुमको दिखाऊं तो वो ये रहा कि मान लो एक कंपनी आइडिया थी, उसने ईसॉप दिया, एम्प्लॉइज को वेस्टिंग पीरियड था 1 साल, 8 महीने बाद आइडिया मर्ज हो गई वोडाफोन में। तो क्या आप दोबारा एम्प्लॉइज को वोडाफोन में पूरा 1 साल निकालना पड़ेगा? नहीं, यू हैव टू सर्व ओनली फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ्स। ओ आगे चलना। फिर उसके बाद कंपनी शैल हैव द फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड बताना जरूरी नहीं है, कंपनी की चॉइस है, रखना है रखो, नहीं रखना तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। फिर एम्प्लॉइज को क्या सर इस पे कोई डिविडेंड मिलेगा या वोटिंग राइट मिलेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। व्हाई? बिकॉज अभी आपको ऑप्शन ग्रांट हुआ है, आपके पास शेयर नहीं आया। आपको वेस्टिंग कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, देन वो ऑप्शन आपके हाथ में वेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तब आपके पास शेयर आएगा और शेयर आने के बाद आपके पास वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट्स आएंगे। टिल द टाइम दे आर ऑप्शंस, दे आर नॉट शेयर्स, तो उस पर कोई वोटिंग राइट, कोई डिविडेंड राइट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज राइट्स आर ग्रांटेड ऑन शेयर्स, नॉट ऑन द ऑप्शंस। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन आपको ग्रांट किया जाता है ये एम्प्लॉइज के लिए होता है, आप किसी और बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ना आप इसको प्लेज कर सकते हो, ना आप इसको हाइपोथिकेट कर सकते हो, ना आप इसको मॉर्गेज कर सकते हो। किसी भी तरीके से एलिनिएटेड यानी कि अपने से अलग किसी भी तरीके से आप इसको अलग नहीं कर सकते। आप एम्प्लॉय हो, आपको दिया गया है, आप ही को आगे रखना पड़ेगा, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर डेथ हो जाती है तो लीगल हायर्स या नॉमिनीज के हाथ में इमीडिएटली क्या हो जाएगी, वेस्टिंग हो जाएगी। अगर परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है तो उस बंदे के हाथ में ही, ग्रांटेड टू हिम एज ऑन द डेट ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटेशन, उसी के हाथ में वेस्ट हो जाएगा। और अगर मान लो कि कोई बंदा रेजिग्नेशन दे देता है या टर्मिनेशन हो जाता है उसका एम्प्लॉयमेंट से, तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके एक्सपायर हो जाएंगे। एंड नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय इज एलिजिबल। ये ध्यान रखना कि सिर्फ एम्प्लॉय एलिजिबल होते हैं, किसी और को ग्रांट भी नहीं होगा। अगर ग्रांट भी करना है तो सिर्फ किसको ग्रांट करो, ओनली एंड ओनली टू द एम्प्लॉइज। फिर मैंने बोला कि कंपनी को पता है और क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ द ईसॉप्स। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर SH6 के अंदर। और SH6 के अंदर आप ऑप्शंस का रजिस्टर मेंटेन करना, जिसके अंदर आप सारे पर्टिकुलर्स लिखोगे जो जो आपने ईसॉप ग्रांट करे। ये जो रजिस्टर ऑफ ईसॉप होगा ये मेंटेन होगा रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या फिर बोर्ड जहां पर और कोई प्लेस डिसाइड करेगा तो वहां पे रख सकते हो। एंड जितनी भी एंट्रीज होंगी इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, यानी कि कौन ये प्रमाण देगा कि एंट्रीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वो प्रमाण देगा कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और बाय एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस। एंड वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपके कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इफ योर कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, तो आपको ईसॉप फॉलो करते समय आपको एसबीबी रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, अ टिप ऑफ नॉलेज, कि भैया जब आप एसबीबी रेगुलेशंस फॉलो करते हो ना, तो उधर रेगुलेशंस 3 से लेके, वो जो रेगुलेशन का नाम मैंने बताया था ना, एसबीबी रेगुलेशन, रेगुलेशन 3 से लेके रेगुलेशन नंबर 16 तक यू हैव टू कंप्लाई। इवन 16 से 20 भी आपको कंप्लाई करनी पड़ती है फॉर द ईसॉप। तो उधर मल्टीपल रेगुलेशंस है फॉर द लिस्टेड कंपनी। फ्रॉम 3 ऑनवर्ड्स, 3, 4, 5 से लेके 20 तक आप मान के चलो, 3 से 20 सारी रेगुलेशंस ईसॉप के ऊपर क्या हो जाएंगी, एप्लीकेबल हो जाएंगी और उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। Right? So in this video we have discussed the complete section along with the rule, और रूल के साथ साथ हमने कवर कर लिया अबाउट द ईसॉप ऑल्सो, कि ईसॉप क्या था और ईसॉप से रिलेटेड क्या क्या रूल्स थे। राइट सर। चलो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर और ऐसे ही कुछ और बेहतरीन सेक्शंस लेके आऊंगा जिनमें तुम लोग फंस जाते हो, जिनमें तुम लोगों को दिक्कत होती है, तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार सर ये वाले सेक्शंस करा दो ना थोड़ा अच्छे से, तो वो वाले सेक्शंस अपन करेंगे, सारी वीडियोस अपन उसके लिए बनाएंगे और I am always there for you. You just have to stay connected to the channel. फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी भी नहीं किया है तो, और चैनल को शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स के साथ। This is all for today. Thank you so much. Take care. Bye bye. Keep working very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye.